ओके बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। ये आपने कैपेसिटर लिया, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया। एसी सोर्स का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये एसी सोर्स है। और एसी सोर्स से हमें जो ईएमएफ मिलता है वो हमेशा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलता है। किसी टाइम t पर ईएमएफ की वैल्यू E है, इसका मतलब उस टाइम t पर ये एसी सोर्स एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जिसका वोल्टेज E है, ये हमने मान लिया। उस टाइम ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ईएमएफ E है इसका। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगी और ये करंट यहाँ कैपेसिटर को चार्ज करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा, करंट यहाँ पर पहुँचेगी। तो इस एसी सोर्स की वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, तो लगातार ये चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होता जाएगा। लेकिन किसी टाइम t पर इसके पास मान लीजिए Q चार्ज आ गया। अब देखिए, आपने ये पॉइंट A मान लिया, इसे B कह दिया, ये C, ये D, देन A। आपने क्या किया, A B C D A इस क्लोज पाथ के लिए, A B C D A के लिए किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया। किरचॉफ सेकंड रूल कहता है जब आप लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे और हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए, जब मैं पहले A से B गया, A से B कोई डिवाइस यहाँ पर नहीं है, देन B से C जाएंगे, B से C जाएंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस चलेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे। नेगेटिव का मतलब लो की तरफ चलेंगे, तो लो का मतलब माइनस साइन लगाएंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मान लेता हूँ मैं VC है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है, कम के लिए माइनस साइन आएगा और कैपेसिटर के लिए VC साइन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। B से C के बाद C से D जाएंगे, C से D कोई डिवाइस नहीं है, देन D से A जाएंगे, D से A। तो D से A जाएंगे तो हम इस AC सोर्स को अक्रॉस चलेंगे और जिसका वोल्टेज कितना है E। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, D से A की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव मतलब हाई, हाई के लिए प्लस साइन और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है E। तो ये हमारे पास में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। किरचॉफ रूल कहता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज लूप इंक्लूडिंग ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0। दिस इज किरचॉफ सेकंड रूल। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू VC, माइनस VC को इधर लेगा तो E इक्वल्स टू VC। अब देखिए, हमने पढ़ रखा है कि कोई भी कैपेसिटर हो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। सॉरी, ये V है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो यहाँ से V की वैल्यू Q बाई C यहाँ पुट कर सकते हैं और Q हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया E इंटू C। E हमेशा हमको E नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिससे वोल्टेज हमेशा E नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा इंटू C। ये हमारा Q की वैल्यू आ गई। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि E की इक्वेशन तो हमें पता है, I की इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है और उन दोनों I और E की इक्वेशंस को फेजर डायग्राम में बताना, ताकि हमें यह मालूम चल जाए कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है। वो फेजर डायग्राम से पता लगेगा। हमें पता है करंट होता है dq बाई dt। करंट की डेफिनेशन dq बाई dt, दैट इज d बाई dt। इस Q की जगह E नॉट C साइन ओमेगा टी प्लेस कर दिया, E नॉट C साइन ओमेगा टी प्लेस कर दिया, तो करंट हमारा आ गया। डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम कांस्टेंट होता है। C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों कांस्टेंट्स को बाहर ले लिया, बच गया हमारा d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। I इक्वल्स टू E नॉट C। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले आया साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन साइन या कॉस बिना एंगल के नहीं आते, तो जो भी हमारा बाद वाला है ओमेगा टी एंगल वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा अभी डिफरेंशिएशन हुआ है किसका? साइन का। साइन को मैंने यहाँ से हटा दिया,
क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, बच गया डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, इसे लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। इसको रिफॉर्म किया, ई नॉट सी कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर ले लिया, इसे मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, अंदर बच गया डी टी बाई डी टी, दैट इज़ 1। तो आपके पास करंट की इक्वेशन आ गई ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ये कौन सी करंट है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि एसी सोर्स हमने कैपेसिटर पे कनेक्ट किया है, तो जो करंट मिलेगी वो तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। और ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसी करंट जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, जो एसएचएम की तरह बिहेव कर रही है। और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होना चाहिए? ये मैक्सिमम करंट होना चाहिए, क्योंकि एसएचएम ऐसे ही करता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, मतलब एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स साइन या कॉस। तो उसी बिहाफ पे हमने लिखा आई इक्वल्स टू मैक्सिमम आई साइन या कॉस। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसे मैं अलग से लिख सकता हूँ, आई नोट की वैल्यू ई नोट ओमेगा सी, उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास करंट की इक्वेशन कॉस की फॉर्म में आई है और ई की इक्वेशन हमारे पास में साइन की फॉर्म में थी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना था और ये पता लगाना था कि इसमें करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रही है, लेकिन हम कंपेयर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉस की फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है, तो या तो इसे साइन की फॉर्म में चेंज करो या इसे कॉस की फॉर्म में चेंज करो। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन वाला जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बेटर रहेगा हम इसको चेंज करें, कॉस को साइन की फॉर्म में। अब हमारे पास में क्या है? हमें मालूम है साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो दोनों एक बार लिख के देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये दो इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ओमेगा टी से पहले माइनस का साइन है और हमारी वोल्टेज की इक्वेशन में ओमेगा टी से पहले प्लस का साइन है। ये इक्वेशन बिल्कुल राइट है, लेकिन हमारे काम की नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपेयर तभी होगा जब यहाँ ओमेगा टी से पहले पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी ओमेगा टी से पहले पॉजिटिव साइन हो, जबकि ये नेगेटिव साइन है, तो ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की इक्वेशन है ये। अगर आप देखिए आई की इक्वेशन आपके पास ये है और ई की इक्वेशन है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई का फेज है ओमेगा टी और आई का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी प्लस 90। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि करंट लीड कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार हम ओ आई सी, ऐसा हम कई बार यूज़ करते हैं, ओ आई सी, तो यहाँ हमें वही यूज़ करना है, ओ आई सी। इसका मतलब अगर कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा। ये याद रखने का जुल्मा है, वो क्या बोलते हैं जो भी होता है जुमला, तो OIC के हिसाब से याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर है तो करंट लीड करता है, और इसी तरह से हमें पता है रेजिस्टेंस है तो कोई लीड नहीं करता, और वोल्टेज हो तो फिर E लीड करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, रेजिस्टेंस में कोई भी लीड नहीं कर रहा। तो जब भी इंडक्टर होगा तो करंट की बजाय वोल्टेज लीड करेगा। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। पॉज करना। तो बेटा अब हम इसका फेज़र डायग्राम बना लेते हैं। फेज़र डायग्राम की इम्पोर्टेंस एक तो न्यूमेरिकल्स में होती है, दूसरा आगे के जो केस हैं, जिस अभी तो ये सिंगल केस है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, अब दो के कॉम्बिनेशन आएंगे, कैपेसिटर का इंडक्टर से कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का इंडक्टर से, तो उनके अंदर हमें ये इक्वेशन के बेस पर ही हम आगे चल सकते हैं। तो फेज़र डायग्राम कैसे बनाएंगे? दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसे रेफरेंस लाइन कहेंगे। रेफरेंस लाइन का मतलब एंगल 0 हो गया, यहाँ से हम एंगल मेज़र करेंगे। सबसे पहले ई का फेज़र डायग्राम बनाएंगे, तो ई का फेज़ है ओमेगा टी, तो इस रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी एंगल बनाएंगे, और ओमेगा टी से पहले प्लस का साइन है, किसी एंगल से पहले प्लस का साइन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ओमेगा टी, और वहाँ हम दिखाएंगे ई नॉट, और इस ई नॉट का इंप्रेशन लेंगे, यहाँ पर वो आएगा ई। अब आई का जो फेज़ है वो है ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री,
चलेंगे यहाँ से, ओमेगा टी से पहले भी पॉजिटिव साइन और 90 से पहले भी पॉजिटिव, तो पहले तो ओमेगा टी चले, फिर यहाँ से 90 और चले, ये 90 डिग्री और चले, और इस डायरेक्शन में क्या आ गया हमारा आई नॉट। अब वो आई नॉट कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस आई नॉट का इंप्रेशन यहाँ पे लेंगे, वो आएगा आई। अब ये साफ साफ हमारा बता रहे, देखिए आई नॉट की अब मैं बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ई नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये आई नॉट जो है मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री फेज आगे है, क्योंकि करंट का जो फेज है वो 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी है और ई का फेज ओमेगा टी है, तो करंट ई के फेज से 90 डिग्री आगे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि करंट लीड कर रही है, करंट आगे है, मतलब करंट जो भी करेगी वोल्टेज वही काम करेगा, लेकिन 90 डिग्री फेज बाद। इसको हम कैसे इसमें शो कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं टाइम का, ई वर्सेस ई एंड आई का टाइम के साथ बनाऊं या ओमेगा टी मतलब एंगल के साथ बनाऊं, पहले हमने इंडक्टर में भी यही ग्राफ बनाया था ऐसे, तो ई का ग्राफ बनाना तो आसान है, ये ई का ग्राफ होता है इस तरह से, साइन कर्व, सीधे सीधे साइन कर्व है, ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ये t/4 टाइम है, ये t/2 टाइम है, ये 3t/4 टाइम है। अब मुझे करंट का बनाना है, तो करंट 90 डिग्री आगे है, मतलब ये जो काम करेगा वो करंट पहले कर चुकी होगी, 90 डिग्री पहले ही कर चुकी होगी करंट। जैसे कोई भी पॉइंट उठाते हैं, ये पॉइंट मैंने ई का उठाया, इस टाइम पर ई की वैल्यू 0 है, तो करंट की वैल्यू इससे 90 डिग्री पहले, 90 डिग्री मतलब यहाँ पर ही करंट 0 हो चुकी होगी। ये करंट का ग्राफ मिल गया। इस पॉइंट पर, इस टाइम पर ई नेगेटिव मैक्सिमम है, तो करंट इससे 90 डिग्री पहले मतलब यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर करंट नेगेटिव मैक्सिमम हो चुका होगा। यहाँ पर करंट ये EMF 0 है, तो करंट इससे 90 डिग्री पहले यहीं 0 हो चुका होगा। अगर मैं इसी ग्राफ को आगे लेके जाऊं तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, मतलब इस टाइम पर EMF मैक्सिमम है, तो करंट इससे पहले 90 डिग्री पहले यहीं मैक्सिमम हो चुका होगा। अब मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए, अगर इन पॉइंट्स को मैं कर्व फॉर्म में दिखाऊं तो इस तरह का कर्व बन जाएगा, आप अपने आप बना सकते हैं। इसको मैं एक बार डिफरेंट कलर ऑफ पेन से बना देता हूं। इसको थोड़ा मोल्ड दिखा दिया। ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है करंट का, और ये जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ है ई का। इस ग्राफ में साफ साफ नज़र आ रहा है कि करंट लीड कर रही है ई से 90 डिग्री फेज, और मैंने आपको एक बार बताया भी था कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है। कैपिटल टी का मतलब होता है 2 पाई रेडियन एंगल, क्योंकि एक राउंड अगर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की कॉइल एक राउंड कंप्लीट करती है तो एंगल 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन हो जाता है। तो अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है, इसको 90 डिग्री बनाने का मतलब 4 का डिवाइड किया, तो यहाँ भी 4 का डिवाइड करूँगा। इसका मतलब 90 डिग्री फेस, 90 डिग्री फेस का मतलब हो गया t/4 टाइम। तो 90 डिग्री लीड कर रही है मतलब t/4 टाइम लीड कर रही है। तो जो काम EMF करेगा करंट उससे t/4 टाइम पहले वो चीज़ कर चुकी होगी। मान लीजिए किसी टाइम पर EMF मैक्सिमम है, तो करंट उससे 90 डिग्री पहले मतलब t/4 टाइम पहले ही मैक्सिमम हो चुकी होगी। ये हमें ग्राफ से पता लगता है। अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।